बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मेरा वजूद दर्द से चूर हो चुका था। इसने तभी मेरी जानब एक चेक फेंका जिस पर इतनी रकम लिखी थी कि मैं सालों में भी नहीं कमा सकती थी। इसमें मेरे बालों को सहलाते हुए कहा, अगर रोज़ाना यूं ही मेरा साथ देती रही तो देखना तुम्हारी माँ और बहनें लाखों में खेलेंगी। तुम्हारी बहनों की शादी अच्छी जगह हो जाएगी। और मैं जानती थी वो मुझे लालच दे रही। अगर मैं अपनी बेवा माँ और बहनों के मुस्तकबिल की खातर मान जाती तो फिर मुझे यूं रोज़ाना कई लोगों के साथ मैं सर झुकाए बैठी इन लोगों की मांगी सुन रही होती थी जो ऐसे सामान की लिस्ट बता रहे थे जैसे रिश्ता मांगने नहीं बल्कि सौदा करने आए हो। मेरा चेहरा इस ज़बत से लाल हो गया जब मेरे होने वाली सास ने हंसकर मेरी माँ से कहा कि बहन फ़िलहाल के लिए अपनी बेटी को ये सामान देकर भिजवा देना। बाकी रही बात एक अदद मेहरान कार की तो वो अब शादी के बाद 2-3 माह तक लेकर दामाद को तोहफे में देना मेरा ज़बत जवाब देगा। मैं फट पड़ी और मैंने जो मुंह में आता गया इन्हें सुनाती गई। शर्म नहीं आती आप लोगों को लाखों का जहेज मांगते हुए? मेरा माँ बाप ये सब नहीं दे सकते, इसीलिए उठी यहाँ से और निकले बाहर। रिश्ते वाली खाला और इन दोनों औरतों के चेहरे के तसरात बिगड़े थे। क्या इतना सा वो अपनी बेटी को देकर भेजेगी जिन जिन चीज़ों की डिमांड उन्होंने मेरी बेवा माँ से की थी? इस सवाल पर वो नज़रें चिर गई। बराबला कहती वहाँ से निकल गई। फिर मैं रोते हुए कहने लगी, आजकल तो जो भी रिश्ता मिलेगा ऐसे ही मिलेगा। तुम अगर ना बोलती तो शायद बात कुछ बन जाती। जो भी आए तुम यूं ही बोलकर इसे भगा देती हो। कुछ ख्याल करो, अभी तुम्हारे बाद मैंने बाकी 3 बेटियों के फ़राइज़ भी अदा करने हैं। अम्मी के अल्फाज सुनकर मैं बस एक ठंडा सांस खारिज करके रह जाती। मैंने कहा, अम्मा कहाँ से करेंगी ये सब? अब्बा का दिया हुआ छोटा सा मकान बेच देंगे और इसके बाद? अम्मी, ऐसे लोगों को पेट नहीं भरती, इसलिए मैं आप पर बिल्कुल बोझ नहीं डाल सकती। मैं खुद एक फॉर्म में नौकरी करती थी लेकिन तनख्वाह कम थी। नौकरी करना मेरी भी मजबूरी था। घर के अखराजात पूरे करने के लिए हम माँ बेटियाँ मिलकर मेहनत करती थी। मैंने नौकरी करती थी, दोनों छोटी। ऐसे लोगों के पेट नहीं भरते, इसीलिए मैं आप पर बिल्कुल बोझ नहीं डाल सकती। मैं खुद एक फॉर्म में नौकरी करती थी लेकिन तनख्वाह कम थी। नौकरी करना मेरी मजबूरी थी। घर के अखराजात पूरे करने के लिए हम माँ बेटियाँ मिलकर मेहनत करती थी। मैं नौकरी करती थी और दोनों छोटी बहनें ट्यूशन पढ़ाती थी। वालदा ऑर्डर के पिज़्ज़े और केक बनवाकर डिलीवरी करती थी। मेरी अम्मी हर वक्त इस दुआ में रहती कि जल्द अज जल्द मेरी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए ताकि फिर बाकी बहनों का भी नंबर आ सके। हम गरीब सफ़ेद पोश लोग थे, लड़के वालों की फरमाइश कहाँ से पूरी करते फिरते? इससे पहले भी मेरे कई रिश्ते आ चुके थे। हर बार बात पक्की हो जाती और फिर अगले रोज़ लड़के की माँ और बहनें आकर सामान की लिस्ट हमारे हाथ में थमा जाती या फिर कोई मोटरसाइकिल और गाड़ी की डिमांड कर जाती। मेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। अब्बा की पेंशन से तो बस घर का गुजारा ही मुश्किल से होता था, इसीलिए हम बहनें मेहनत करती थी जिसके पैसे से अम्मी मेरे जहेज़ के लिए ज़रूरत का सामान खरीद लाती थी। लेकिन लाखों का फर्नीचर का खर्चा, बारात का खाना, यही हमारे लिए मुसीबत बना हुआ था। लड़कों वालों की नीयतें फरमाइश दिमाग घुमा के रख देता था। आखिरकार चंद माह बाद खुदा ने हमारी सुन ही ली और मेरी माँ की दुआओं का सिला हमें मिल ही गया। एक खाते पीते घर से मेरे लिए रिश्ता आया। लड़के वाले काफ़ी अमीर थे। इन्हें जहेज़ का कोई लालच ना था और ना ही उन्होंने कोई लिस्ट हमें थमाई थी। इनको मैं पहले ही नज़र में पसंद आ गई और वो मेरा रिश्ता पक्का करके अपने माँ बाप का अकलौता बेटा था। इसकी एक ही बहन थी जो दुबई होती थी। इससे मेरे कई बार फ़ोन पर बात हुई। मेरे होने वाली सास और ससुर अच्छे थे, अखलाक के भी अच्छे थे। मेरी माँ को तो जैसे मेरे नसीब पर रश्क सा आने लगा था। बैठे बैठाए इनकी बेटी इतने अच्छे ख़ानदान में जो जा रही थी। अम्मी की यही दुआ थी कि बस अब किसी तरह बाकी 3 बहनों के लिए भी अच्छा सा रिश्ता मिल जाए। जैसे मेरे लिए मेरा एक दोस्त मेरी होने वाली सास आई और आकर निकाह की डेट फिक्स कर गई। मेरी सास का मिजाज बेहद ठंडा था। इसके लहजे की मिठास पर मेरा दिल पिघल सा जाता था। इस बार मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं करना चाहती थी कि रिश्ते से इनकार होता। दूसरी जानब वो सादगी से निकाह करने पर रजामंद हो गए। घर में मौजूद पैसे इतने ही थे कि बामुश्किल निकाह के लिए आने वाले मेहमानों की लाजमात का बंदोबस्त किया जाता क्योंकि मैं नौकरी छोड़ चुकी थी। मेरी माँ ठंडी सांस भरकर कहती कि चलो पिछली ईद के जोड़े पड़े हैं वही पहनकर बहन के निकाह पर पहन लेना। अभी ये बात चल ही रही थी कि मेरे होने वाली सास ने कुछ सामान बतौर तोहफा हमारे लिए भिजवाया। जब इन्हें खोलकर देखा गया तो अंदर नहाए दिलकश जोड़े थे जो उन्होंने मेरी बहनों के लिए भिजवाए थे। मेरे दिल में इनके लिए इज्जत बढ़ चुकी थी।
आखिरकार निकाह का दिन आया और मेरे ससुराल वाले चंद मेहमान लेकर हमारे घर आ गए और मजीब को पहली नज़र ही देखकर मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत जाग उठी थी। शायद ये निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते की ताकत थी। वो थे भी एक गबरू नौजवान। निकाह के बाद मैं रुखसत होकर मजीब के साथ इनके घर आ गई। इनका घर बहुत बड़ा, इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था, मगर मुझे एक चीज़ की कमी लगी थी। इस तकरीब में हमारे घर से चंद लोग ही निकाह के लिए आए थे और जब मुझे ससुराल आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे, तब भी कोई रिश्तेदार या बिरादरी वाले ससुराल में मुबारकबाद देने के लिए नहीं आए थे। और वो तो मजीब की बहन सानिया भी अपने इकलौते भाई की शादी में शरीक नहीं हुई थी। मैंने झिझकते हुए मजीब से पूछा कि सानिया क्यों नहीं आई। मेरे सवाल पर मजीब ने मेरी जानब संजीदगी से देखा और फिर सरसरी से अंदाज में बोले, वो दुबई में मुलाजमत करती है और इसे छुट्टी नहीं मिली, वरना ज़रूर आती। मजीब की बात को समझते हुए मैं खामोश हो गई। चंद दिन यूं ही गुजर चुके थे। मेरी साथ सारा दिन घर से बाहर गुजार दिया करती थी। ना जाने वो कहाँ जाती थी। मैं जब भी पूछती तो कहती कि ज़रा पड़ोस में फ़लाँ के घर गई थी या किसी रिश्तेदार के यहाँ ताज़ियत करने गई थी। हर बार नया बहाना होता था इनके पास। मैं जब भी घर से बाहर निकलती तो इस बारिश के लोग मुझे बुरी नज़रों से देखते रहते, मुझे इससे यूं दूर भागते जैसे मैं ना जाने कौन सा गुनाह कर दिया है। शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। शायद वही किसी रिश्तेदार का नाम लेकर चली जाया करती थी, जबकि सुसर सारा दिन घर में बेमकसद बैठा रहता। हालांकि वो पूरी तरह तंदुरुस्त था, फिर भी कोई कार ना करता। वही दूसरी जानब मजीब की जॉब से छुट्टियां लेते हुए 15 दिन हो चुके थे। वो कभी घर रहकर मेरे साथ वक्त गुजारते तो कभी बाहर दोस्तों के साथ घूमने चले जाया करते थे। पहले तो मैंने समझा कि इनका अपना कोई बिजनेस होगा, मगर आस्ता आस्ता मुझ पर जो इंकशाफ हुआ उन्होंने मुझे बेचैन कर दिया कि एक रोज़ जब मजीब से इनके काम के बारे में पूछा तो कहने लगे, तुम्हें किसी चीज़ की कमी है? अच्छा खाती हो, अच्छा पीती हो, तुम्हारे माँ बहनों के घर भी मैं पैसे भिजवा रहा हूँ, सब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर तुम क्यों बार बार ये जानना चाहती हो कि मैं काम क्या करता हूँ? मजीद के लहजा सख्त था, इसीलिए मैं खामोश हो गई। ये बात भी सच थी कि वो हर माह चंद हज़ार मेरे घर वालों को ज़रूर भेजते थे। मेरी माँ तो अपने दामाद पर निहाल ही रहती थी। एक दिन मेरी सास को गए शाम हो चुकी थी, मगर अभी तक वो घर नहीं लौटी थी। मुझे परेशानी लाहक हो चुकी थी। मैंने मजीब को कॉल की तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब ससुर के कमरे में जाकर इतला दी तो कहने लगे, फ़िक्र मत कर, वो आ जाएगी। बाज़ दफ़ा ऐसे ही कामों में देर सवेर होती रहती है, तुम आओ मेरे पास बैठकर बातें करो। ससुर काफ़ी खुश मिजाज लग रहे थे। अपने साथ जगह खाली करते हुए बोले तो मैं बुखला के रह गई। मैंने फ़ौरन अलग किया और कमरे से बाहर चली आई। मेरी सांस फूल चुकी थी और ये ससुर को क्या हो गया था? इस लहजे में बात करने का क्या मकसद था इनका? मैं कैसे इनके साथ इनके बेड पर इनके बराबर बैठ सकती थी? मैं खामोशी से किचन में जाकर रात के लिए खाना बनाने लगी। इसमें मेरी सास लेट घर आई थी और रात के 9 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुई। मैं खाना बनाने लगी और मेरी सास लेट घर आई थी। रात के 9 बज रहे थे जब वो घर में दाखिल हुई थी। हम तीनों ने बैठकर खाना खाया। मैंने नोट किया था कि ससुर बार बार मुझे घूर रहे थे मैंने जाते हुए खाना खाने में, मगर जब सास थके हारे आकर हमारे साथ बैठी तो ससुर ने इन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, आज इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सास का खवार नज़रों से देखकर बोली, तुम्हारे रिश्तेदारों में गई थी, वो जिद करने लगे कि राफिया खाना खाकर जाना, बस इसीलिए देर होगी। इनका लहजा कुछ और था जबकि अल्फाज कुछ और, जैसे जैसे ससुर पर तंज कर रही हो। वो आंखों ही आंखों में मुस्कुराए थे। मुझे बड़ा अजीब लगने लगा था। मजीब और ससुर कोई काम नहीं करते थे, मगर इसके बावजूद आलीशान घर ये दौलत कहाँ से आ रही थी? चंद दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज़ मुझे मजीब बैंक से लाखों रुपए का बॉल लेकर आए। इसमें आते ही वो पैसे माँ के हाथ पर रख दिए। हर माह यूं ही वो इतने पैसे लेकर आते थे। पैसों को देखकर मेरे दिल में पहली तमन्ना यही आई कि काश मेरे पास भी इतना पैसा होते तो मैं अपनी बहनों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकती और इनका जहेज़ बनाकर अच्छी जगह इज़्ज़त व वक़ार के साथ रुखसत कर सकती। मैं तो फिर खूबसूरत थी, इसीलिए मेरा रिश्ता बासानी बिना जहेज़ के हो गया था। लेकिन मेरी बहनें काबिल सूरत थी, वो रंगत में भी मुनासिब थी। कैसे मुमकिन था कि वो लोग जहेज़ ना मांगते? मगर मुझे समझ नहीं आ रही थी
कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आखिर एक रोज़ मुझे इस सवाल का जवाब मिल ही गया था। मजीब ने मुझे बताया कि सानिया दुबई में एक अच्छी जगह नौकरी लगी है, वहाँ काम करती है और हर माह पैसे वही भेजती है जैसे ये घर चलता है। खुद भी वहाँ दुबई में लग्जरी लाइफ गुजार रही है। मैं हैरत में टूट चुकी थी। आखिर कौन सा काम करती थी वो जिसके इतने पैसे इससे मिला करते थे। मुझे हैरत में गुम देखकर मजीब बोला, क्या सोच रही हो? क्या तुम भी सानिया की तरह काम करना चाहती हो जैसे मेरी बहन करती है? शौहर ने तो मेरे दिल की बात कह दी थी। मैं हिचकिचा कर बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मैंने बस बीए कॉम ही किया है, शायद सानिया से ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मुझे कोई काम कैसे मिलेगा? मेरे सवाल पर शौहर माने खेज अंदाज में हंसा। बोला, तुम इसकी फ़िक्र ना करो, महारत चाहिए होती है, तालीम या डिग्री नहीं। और सानिया है ना, वो तुम्हें बहुत अच्छी जगह नौकरी पर लगवा देगी। बस तुम हाँ में जवाब दो। कल ही अम्मी से बात करूँगा और सानिया से भी कह दूँगा कि तुम अब बस दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दो। ये सुनकर तो मैं खुश हो गई थी। मैं एक साल में ढेरों पैसे अपनी बहनों के लिए कमाना सकती ताकि मैं उनको ब्याह सकूँ। मैंने बाखुशी हामी भर ली। ये सुनकर मेरी सास के चेहरे की रौनक काबिले दीद थी। ससुर भी कहने लगे, बहू ये तुमने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है। मजीब कहने लगा, तुम देखना शाजी, अब तुम्हारी बहनों के लिए कितने अच्छे अच्छे घरों के रिश्ते आएंगे। मैंने कहा, ये सब आप लोगों की वजह से है। आप मुझे दुबई में नौकरी की इजाज़त दे रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि मेरी बहनें इज्जत से घर की हो सकें, वरना ससुराल वाले कहाँ इतना साथ देते हैं। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी सास ने मुझे अपने गले लगाया और कहने लगी, मैं तो तुम्हें बहू समझती ही नहीं हूँ, तुम तो मेरे लिए मेरी सानिया जैसी हो। मजीब भी मुझे कहने लगे कि मैं अपने घर वालों की फ़िक्र ना करूँ, बस अपने काम पर फोकस करूँ। मैं खुद को जितना खुश नसीब समझती थी इतना ही कम था। वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा हसीन था जब उन्होंने मुझे दुबई जाने का कहा था। मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। बहुत खुशी के मारे मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। जैसे ही सुबह हुई मैं पहली फुर्सत में अपनी अम्मी की जानब गई और इनके गले लाकर खुशी से रोने लगी। वो मुझे रोता देखकर परेशान सी होगी और बोली कि क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? अम्मी की परेशानी को देखकर हंसती और जो कुछ कल रात मजीब ने मुझे कहा था वो सब कुछ मैंने अम्मी को बता दिया। मेरी बहनें तो खुशी से चहक उठी थी क्योंकि इनकी बड़ी बहन अब दुबई तो जो जा रही थी। दुबई जाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूं और अपनी बहनों का जहेज़ बनाकर इसके घर के हालात बेहतर कर सकूं। मेरा बाप भी खुश, उन्होंने मुझे दुबई जाने की इजाज़त दे दी। मैं भी खुश थी, जबकि ससुर की मुझ पर बदलती नज़रें देखकर अब खुश थी। कम से कम मैं इनकी नज़रों से दूर जा रही हूँ। तकरीबन एक माह लगा था कि सब कुछ मामला तय होने में और इसके बाद मैं सबको अलविदा कहकर दुबई आ गई। यहाँ पहुँचते ही सानिया एयरपोर्ट पर मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे खुश आमदीद कहा और अपने साथ अपना फ्लाइट में ले जाने लगी। मैं बहुत खुश थी। सानिया का अखलाक और शरारती लहजा मुझे अच्छा लगा था। जो 3 दिन आराम करने के बाद मैंने सानिया से पूछा, आखिर वो कौन सा काम करती है, मुझे भी अपने साथ नौकरी लगवा देगी? मेरी बात सुनकर सानिया मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं भाभी, आपको तो बुलाया ही यहाँ इसीलिए है ताकि आप भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और मेरा काम में हाथ बढ़ा सकें। अगले रोज़ इसने मुझे दुबई के रहन सहन के मुताबिक कई सूट ला कर दिए। उन्हें देखकर मुझे थोड़ी सी झिझक सी महसूस हुई क्योंकि कई फ्रॉक बाजू के बगैर था। साड़ियाँ भी कुछ इंडियन तराज की थी। जिसमें जब मैंने इन कपड़ों को देखकर चेहरे पर नागवारी सजाई तो सानिया कहने लगी, ये दुबई है, यहाँ तो ऐसे ही लिबास की डिमांड है। सानिया ऐसे ही लिबास पहनती थी। मैं चाहते हुए भी इनमें से एक फ़्रॉक पहन ली। थोड़ी देर बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी होगी। सानिया और मैं इसमें बैठकर ना जाने कहाँ जा रही थी। 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम एक आलीशान इमारत के बाहर आकर रुके। सानिया मुझे वहाँ अंदर ले गई। कई लड़के लड़कियाँ वहाँ कामों में मसरूफ़ थे। सानिया मुझे लेकर वहाँ से एक अलग पोर्शन में चली आई। वहाँ का मंजर देखकर मैं शर्म से पानी हो गई। मैंने घबराकर सानिया को देखा। ये कैसी जगह है, कैसा कमरा है, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? वहाँ दीवारों पर गैर अखलाकी तस्वीरें देखकर मैं शर्म से पानी हो चुकी थी। सानिया
मेरा कंधा थपका कर बोली कि देखो शाजिया, इस काम में बहुत पैसा है, तुम बस मेरे साथ हामी भरो, देखना तुम्हारी सारी परेशानियां कैसे दिनों में दूर हो जाएंगी, तुम भी मेरी तरह लाखों में कमा सकोगी। जब इसने मुझे काम की नौयत बताई तो मैं बगैर पलक झपकाए इसे देखने लगी। मेरा दिमाग काटने को था, यानी वो अपना जिस्म यहाँ बेचकर यानी फ़ौरन बैग लाकर पीछे हटी थी। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी ऐसा काम भी करना पड़ेगा। मैंने सानिया को धक्का दिया और गुस्से से बोली कि मैं मर जाऊंगी मगर ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं वहां से बाहर जाने लगी, तभी किसी ने मुझे अपनी गिरफ्त में लेते हुए नेल जैसी चीज़ चुभा दी। मुझे चक्कर आने लगे। मैंने पलट कर देखा तो एक अजनबी मर्द के एसार में थी, लेकिन मैं अपने होश खो चुकी थी और मुझे इतना एहसास था कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मैं बेबस थी। वहाँ कई कैमरे लगे थे जिनमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। न जाने कितनी देर बाद मुझे होश आया था। मेरी तबीयत ख़राब थी और मैं अभी भी इस कमरे में मौजूद थी। मेरी इज्जत पामाल हो चुकी थी। मैं बुत बनी बैठी रह गई, क्या सोचकर यहाँ आई थी और क्या हो चुका था मेरे साथ। तभी सानिया मेरे कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में कॉफ़ी के मग थे। मुझे खोया खोया देखकर वो मेरे बालों को सहलाने लगे और फिर एक चेक मेरी जानब बढ़ाया। मैंने सरसरी सी नज़र इस चेक पर डाली जिस पर दरहम की कीमत लिखी थी। पाकिस्तानी रुपयों में 10 लाख के करीब रकम थी। बिलाशुबा रकम मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी और सिर्फ एक दिन की थी। सानिया मेरे जानू वो चेक पढ़कर बोली, इन पैसों को तुम बेशक अभी चेक आउट करवा कर अपनी माँ को बेच सकती हो। वो यकीनन बहुत खुश होंगी तुम्हारी पहली कमाई से। इससे वो तुम्हारी बहनों का जहेज बनाएगी, इनकी अच्छी जगह शादी करेगी और तुम्हारी बहनें इज्जत से ज़िंदगी जिएंगी। मैं बगैर बोले बुत बनी बस सानिया के अल्फाज सुन रही थी। कुछ देर बाद मैं बोली कि क्या तुम्हारे माँ बाप और भाई को पता है कि तुम यहाँ ये सब कर रही हो? मेरे सवाल पर सानिया मुस्कुराई और बोली कि हाँ, यही तो पैसा है हमारा। पहले मैं और अम्मी दोनों रहती थी, मगर फिर अम्मी वापस पाकिस्तान चलेगी अब्बा के साथ और अब मैं यहाँ रहकर अपना घर चला रही हूँ। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे वापस पाकिस्तान भेज दो। मेरी बात सुनते ही सानिया के चेहरे के तासरात बदले थे। नरमी और मुस्कुराहट एकदम बड़े गुस्से में तब्दील हुई थी। मेरे बाल पकड़कर इसने मेरा चेहरा ऊपर किया। मैंने दर्द से ककरा के रह गई। कहने लगी, ये तुम भूल जाओ कि यहाँ से तुम वापस जाओगी। मैंने लाखों खर्च करके तुम्हें यहाँ बुलवाया है, इसीलिए ज़्यादा नखरे दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं इसकी तरफ देखती रह गई थी। मैं रोने लगी। इसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें समाजत करने लगी कि मैं इस गुनाह के साथ नहीं जी सकती, लेकिन वो नहीं मानी और मुझे इसी कमरे में छोड़कर चली गई। इस कमरे में कोई ना कोई खिड़की थी और ना ही रोशनदान। यहाँ से भाग सकती थी। बस एक ही दरवाज़ा था जो दिन में 2 बार खुलता था। नाश्ता और खाना दिया जाता था। इसके बाद दरवाज़ा रात को खुलता मेरी इज्जत का जनाजा निकालने के लिए। मैं जब इल्तिजा करती तो मुझे नशे के इंजेक्शन लगा दिए जाते। मेरे साथ गैर इंसानी सलूक किया जाने लगा था। 8 दिन बाद सानिया आई। इस वक्त मेरी हालत खासी बिगड़ चुकी थी। हर रोज़ मैं एहतजाज करती थी और मुझे नशे के इंजेक्शन लगा दिए जाते थे। इस वक्त मैं भी नीम नगोदगी में थी। सानिया मेरे पास बैठ के कहने लगी, अगर कुछ काम हुई है या फिर 8 दिन यूं ही गुजारने हैं। मैंने इसी नफरत से देखा। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस गुनाह के साथ कभी भी समझौता नहीं करूंगी। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी। मज़ीद 8 दिन और गुजरे थे। मेरी हालत ख़राब पेश नज़र मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। 2 दिन में होश से गाफिल रही थी। जब भी ज़रा सा होश आता तो मैं मरने की दुआएं करती। वहाँ मेरी मुलाकात एक सीनियर लेडी डॉक्टर आमना से हुई। जब मुझे कुछ होश आया तो मुझसे ये पूछने लगी कि मेरे साथ मसला क्या है। मैंने इसे सब सच बताया कि कैसे इन लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती ये गुनाह करवाया है और पिछले 15 दिन से मुझे अजियत का निशाना बना रहे हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगी, मुझे तुम्हें देखकर अंदाज़ा हो गया था। जिस हालत में तुम हॉस्पिटल ला गई थी मैं देखकर ही समझ गई थी। वो कहने लगी, तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी। इसने वहाँ की पुलिस से रब्ता किया और मुझसे पुलिस ने बयान लिया और फिर इन लोगों के पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुझे भी पाकिस्तान वापस भेज दिया। मैं अपने मेके वापस आ गई। मेरी माँ मेरी हालत देखकर रोने लगी। हमारी गुर्बत से इन लोगों ने जहेज तो ना लिया
मगर मुझे बर्बाद करके पैसा वसूल कर लिया। कब तक माँ बेटियाँ हम ऐसे ही बिकती रहेंगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।